Hello everyone, welcome or welcome back to my YouTube channel, I am Homeopath. Hope you all doing well. So as you all know, in this video we are going to talk about a very important topic regarding our philosophy portion in the organ of medicine, right? So basically this topic is written in book which is written by Dr. H.R. Robert, and this particular thing is written in the chapter number 35, right? Okay, so basically Hahnemann is also talk about obstacles of cure, but it is basically a whole idea of Dr. H.R. Robert on the obstacles of cure, right? So this is the name of that particular chapter, which is the deflected current. But in the examination, the question comes what is the obstacles of cure according to Dr. H.A. Robert, right? And what is the philosophy behind the obstacles of cure, right? So the question formation like that. So basically in this video we are going to see all the points in detail, right? So you can understand the topic easily, right? So let's get started. तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि एग्ज़ाम में इस तरीके से क्वेश्चंस आ सकते हैं, राइट? लाइक कि डायरेक्ट आपको कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि व्हाट इज़ डिफ्लेक्टेड करंट, राइट? लेकिन सब लोग ये बोलेंगे व्हाट इज़ द फिलोसॉफी बिहाइंड ऑब्स्टिकल्स ऑफ क्योर, राइट? ये सारी चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर होगा, राइट? सो फर्स्ट थिंग कि एग्ज़ाम के रिलेटेड भी इम्पॉर्टेंट है, प्लस एक फ़िलोसॉफी डॉक्टर एच ए रॉबर्ट की फ़िलोसॉफी जानने के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, प्लस एग्ज़ाम के अंदर ही एज अ शॉर्ट नोट ही पूछा जाता है, राइट? ओके, नाउ अब हम बात करते हैं हमारे टॉपिक के बारे में. सो फर्स्ट थिंग दैट एच ए रॉबर्ट कंपेयर मेडिकल एक्शन, राइट, सॉरी मेडिसिनल एक्शन. सो एच ए रॉबर्ट ने क्या किया है यहाँ पर कि उन्होंने जो मेडिसिनल हमारा एक्शन है, जो मेडिसिन हमारी एक्ट करती है, उसको लाइट की वेव्स के साथ कंपेयर किया है, राइट? लाइट की वेव्स के साथ, यहाँ पर वेव्स लिखा है बट लाइट की वेव्स के साथ कंपेयर किया है इस चीज़ को, राइट? सो इफ़ द लाइट वेव्स मीट सम ऑब्स्टिकल्स, राइट? ऑब्स्टिकल्स का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ की रुकावट, राइट? कोई रुकावट जो कि एक सीधे पाथ के बीच में एक रुकावट है, राइट? और अगर वहाँ पर कोई रुकावट आ जाती है तो जो लाइट की वेव है वो डिफ्लेक्ट हो जाएगी, वो दूसरी तरफ चली जाएगी. उसे जहाँ सीधे रास्ते पर जाना है वो वहाँ पर नहीं जाएगी, लेकिन वो दूसरे रास्ते पर डिफ्लेक्ट हो जाएगी, राइट? सो इसी चीज़ को उन्होंने बोला द डिफ्लेक्टेड करंट, राइट? सो इफ़ द लाइट वेव्स मीट सम ऑब्स्टिकल्स दे डिफ्लेक्टेड एट द एंगल विच इज़ इम्प्रॉपर, राइट? वो इम्प्रॉपर डायरेक्शन के अंदर डिफ्लेक्ट हो जाएगी. सेम वे अगर मेडिसिन की बात करें तो मेडिसिनल एक्शन के बीच में अगर कोई ऑब्स्टिकल आता है, अगर कोई रुकावट आती है पेशेंट के बॉडी के अंदर, तो जो हमारी जो मेडिसिन है वो डायनामिक है, राइट? सो उसे जो काम करना है, उसे जो वाइटल फोर्स के ऊपर अपना एक्ट दिखाना है, वो नहीं कर पाएगी और उसके बदले वो दूसरी किसी जगह पर उसका जो पूरा एक्शन है वो चला जाएगा, राइट? सो उसी चीज़ को यहाँ पर डॉक्टर एच ए रॉबर्ट ने समझाने की कोशिश की है. Same way, if some type of obstacles comes in the path of cure, it reflect medicinal power from the wrong direction, right? Now अब यहाँ पर हमने समझने के लिए जो ऑब्स्टिकल्स ऑफ क्योर है उसे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, राइट? ये सारी चीज़ें डॉक्टर एच ए रॉबर्ट ने नहीं बताई है, राइट? लाइक उन्होंने ऐसा बोला नहीं है कि इसे 3 पार्ट में डिवाइड करो, लेकिन उनकी जब आप पूरा ये चैप्टर पढ़ोगे, चैप्टर नंबर 35 आप उनकी बुक में से पढ़ोगे तो आपको ये सारी चीज़ें वन बाय वन क्लियर होती जाएगी, राइट? सो अगर आपको एग्ज़ाम में भी लिखना है तो आप इसी तरीके से लिखोगे, क्योंकि अगर फिलोसॉफी को हम उनके ही वर्ड्स में लिखने जाएंगे तो वो हमें एग्ज़ाम के अंदर बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा, राइट? सो बेसिकली यहाँ पर जो टाइप्स ऑफ ऑब्स्टिकल्स हैं वो 3 हैं. फर्स्ट फ्रॉम द पेशेंट साइड, राइट? जो पेशेंट की तरफ से आएगा, जो पेशेंट की बॉडी में है, राइट? सेकेंड थिंग फ्रॉम द फिजिशियन साइड, अगर फिजिशियन कोई गलती करता है और उसकी वजह से जो मेडिसिनल पावर है वो डिफ्लेक्ट हो जाता है तो उसे हम कहेंगे फ्रॉम द फिजिशियन साइड. एंड लास्ट वन विच इज़ फ्रॉम द मेडिसिनल साइड इट सेल्फ,
राइट। सो पेशेंट के साइड से क्या हो सकता है, पैथोलॉजिकल कॉज हो सकता है या फिर तो पैथोलॉजिकल टाइप हो सकता है, मैकेनिकल टाइप हो सकता है, साइकियाट्रिक हो सकता है, मेडिकेशन अगर पेशेंट ने ज़्यादा ले रखी है राइट हमारे पास आने से पहले वो हो सकता है, देन डाइट उसकी हो सकती है, देन एक्सरसाइज हो सकती है राइट। सो ये सारी चीज़ें हो गई हमारे पेशेंट के साइड से। सेकेंड वन होगा हमारा फ्रॉम द फिजिशियन साइड। सो फिजिशियन क्या करता है राइट, कोई पेशेंट हमारे पास आया तो हम क्या करेंगे, हम उसे मेडिसिन देंगे राइट। कैसे मेडिसिन देंगे, जो उस पेशेंट की सफरिंग से सिमिलर होगी। तो अगर उसके अंदर कोई गलती हो गई है तो वो ऑफकोर्स जो जिस चीज़ के लिए फिजिशियन ने वो मेडिसिन दी है वो चीज़ नहीं हो पाएगी, वो चीज़ क्योर नहीं हो पाएगी राइट। सो वो हो गया हमारा सिमिलिमम। सेकेंड थिंग हम क्या करते हैं, हम ऑब्जर्वेशन करते हैं राइट, हम वो पूरा केस टेकिंग करते हैं राइट। सो उसके अंदर हमें अनप्रिजुडाइज रहना चाहिए। लेकिन अगर कोई फिजिशियन है जो प्रिजुडाइज रहता है राइट, इसे अनप्रिजुडाइज रहना चाहिए लेकिन वो प्रिजुडाइज रहता है, तो हम अल्टीमेटली जो हमारी मेडिसिन है वो सिमिलिमम हम चूज़ नहीं कर पाएंगे राइट। एंड थर्ड वन विच इज़ अ बेसिस ऑफ की नोट, जो प्रिस्क्रिप्शन है वो की नोट के बेसिस के ऊपर अगर कोई फिजिशियन कर रहा है तो उस वो भी एक ऑब्स्टिकल बन जाता है इन द पाथ ऑफ क्योर राइट। नाउ लास्ट वन फ्रॉम द मेडिसिन इटसेल्फ। सो मेडिसिन के साइड से क्या हो सकता है, अब आप इतना समझ लीजिए कि मेडिसिन के अंदर क्या हो सकता है। फर्स्ट थिंग कि अगर उसके सिम्टम्स हमें नहीं पता है राइट, अगर कोई मेडिसिन है उसका ड्रग प्रूविंग अच्छे से नहीं हुआ है, उसके जो सारे सिम्टम्स हैं वो हमें नहीं पता, तो हम उस मेडिसिन को दे देंगे राइट पेशेंट को। लेकिन वो चीज़ वो क्योर नहीं कर पाएगा बिकॉज कि उसका वो एक्शन है ही नहीं और हमें वो पता ही नहीं था बिकॉज कि उसकी ड्रग प्रूविंग सही से नहीं हुई। तो वो आएगा हमारा पुअर ड्रग प्रूविंग के अंदर। देन फर्स्ट वन है लैक ऑफ जेन्युइन मेडिसिन, मतलब कि हमारे पास इतनी सारी मेडिसिन नहीं है जितनी कि हमारे पास जो पेशेंट है उसकी सफरिंग्स है राइट। क्योंकि आप सबको पता होगा कि होम्योपैथी के अंदर हम कोई डिजीज़ को पकड़कर उसकी मेडिसिन नहीं देते, लेकिन हम जो पेशेंट है उसकी सफरिंग्स के ऊपर उसे मेडिसिन देते हैं। सो इतने सारे जो सिम्टम्स हैं, साइंस हैं, सिम्टम्स हैं, सारी चीज़ें हैं, उनके पैरेलली हमारे पास उतनी सारी मेडिसिन नहीं है, उतनी जेन्युइन मेडिसिन नहीं है। सो ये भी एक ऑब्स्टिकल हो गया इन द पाथ ऑफ क्योर राइट। ओके, सो ये सारी चीज़ें होगी हमारी क्लासिफिकेशन के अंदर, और अब हम उन सारी चीज़ों को डिटेल में देखेंगे राइट। सो फर्स्ट वन हमने देखा था फ्रॉम द पेशेंट साइड राइट। सो उसमें फर्स्ट थिंग था पैथोलॉजिकल कंडीशंस ऑफ द डिजीज़। अब हमें पता होना चाहिए एज अ होम्योपैथ की हमारी लिमिटेशंस कहाँ तक है। एज अ होम्योपैथ प्लस एज अ फिजिशियन, एज अ डॉक्टर हमें पता होना चाहिए कि हमारी लिमिटेशंस कहाँ कहाँ तक है राइट। बिकॉज की जो डिज़ीज़ होती है वो तो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा आगे बढ़ी हुई लोग लेकर आते हैं। जो पेशेंट्स हैं वो बहुत नेक्स्ट स्टेज वाली भी जो डिजीज़ हैं वो हमारे पास लेकर आते हैं, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि हमें इसका मैनेजमेंट किस तरीके से करना है और हमारी लिमिटेशंस कहाँ तक है राइट। फॉर एग्जांपल अगर सर्जिकल डिजीज़ कोई लेकर आया है तो एट द टाइम हम उसे होम्योपैथी नहीं दे सकते। अगर हमने उसे मेडिसिन दे भी दी तो वो चीज़ क्योर नहीं होगी बिकॉज कि वहाँ पर उसकी जो पैथोलॉजी है वो हमारे क्योर के बीच में आएगी, वो हमारा जो क्योर का पाथ है उसके बीच में आएगी राइट। एंड व्हेन द सर्जन आर मेक डिसीजन टू कट द टिश्यू और एन ऑर्गन टू अचीव द रिलीफ फॉर द पेशेंट राइट, वो सारी चीज़ें एक सर्जन कर सकता है राइट। और अगर हम उस पर्टिकुलर टिश्यू को, उस पर्टिकुलर ऑर्गन को निकाल देते हैं तो वो जो एक ऑब्स्टिकल था, वो जो पैथोलॉजिकल कंडीशन थी वो निकल जाएगी। तो जो पेशेंट है उसके अंदर हमें किसी तरीके का ऑब्स्टिकल नहीं दिखेगा, एट दैट टाइम हम उसे होम्योपैथी दे सकते हैं राइट। सो इन दैट टाइप ऑफ द केसेस लाइक अ कार्सिनोमा राइट, या फिर तो कोई हार्ट फेलियर हो गया, किडनी फेलियर हो गया राइट, then we have to accept the limitation of a physician or a limitation of a homeopathy right. नाउ सेकेंड जो हमारा ऑब्स्टिकल ऑफ क्योर है विच इज़ अ मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन राइट। अब मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन इन द सेंस क्या होगा कि अगर कोई बॉडी के अंदर कोई ऐसी चीज़ है, कोई ऐसी फोरेजियन बॉडी है जो कि एक जगह पर स्टक हो गई है, तो हम जहाँ तक उस चीज़ को नहीं निकालेंगे वहाँ तक हमारी मेडिसिन वहाँ उस पर्टिकुलर जगह
के ऊपर या फिर तो उस पर्टिकुलर पेशेंट के ऊपर काम नहीं करेगी, राइट। सो मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन से मतलब यही है कि अगर कोई फोरेजियन बॉडी कहीं पर है, कोई फोरेजियन बॉडी किसी पेशेंट की पर्टिकुलर पार्ट के अंदर है और वो हमारे पास उस कंप्लेन को लेकर आता है, तो हमें फर्स्ट उस चीज़ को निकालना है, राइट। वो एक ऑब्स्टिकल बन जाएगा, राइट। सो दिस टाइप ऑफ केसेस आर नॉट ट्रूली पैथोलॉजिकल, राइट। वो पैथोलॉजिकल नहीं है, वहाँ पर कोई पैथोलॉजिकल चेंजेस नहीं होंगे, बट इन सम केसेस फोरेजियन बॉडी इज प्रेजेंट एज अ मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन, राइट। So the main cause is not foragian body. So the main cause is the foragian body. So without elimination of that particular foragian body from the patient's body, we cannot achieve the cure, right? So for example, if the baby inhale and insert some small objects, right? जो छोटे बच्चे होते हैं वो कोई भी छोटी छोटी चीज़ें उनके नाक में डाल देते हैं या फिर उनके थ्रोट में डाल देते हैं, ईयर्स में डाल देते हैं, तो उन चीज़ों को बस आप निकाल दो तो वो जो पेशेंट है वो क्योर हो जाएगा, राइट। ओके, सो नाउ मूविंग ऑन टू द थर्ड वन विच इज़ अ साइकियाट्रिक ट्रॉमा और इमोशन, राइट। सो एज इट नेम सजेस्ट कि साइकियाट्रिक ट्रॉमा अगर किसी को है, अगर कोई स्ट्रेस है, अगर कोई उसका इमोशनल डैमेज हुआ है, राइट, अगर कोई भी ऐसा ट्रॉमा है या फिर तो कोई भी ऐसी चीज़ है जो कि उसे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दे रही है और उसकी वजह से उसके जो सारे सफरिंग्स हैं वो बढ़ रहे हैं, राइट, उसका एग्रावेशन हो रहा है या फिर तो उसी की वजह से हो रहे हैं, लाइक एलिमेंट्स फ्रॉम है वो, राइट, वो पर्टिकुलर एक जो इमोशन है वो एलिमेंट्स फ्रॉम है उस पर्टिकुलर सफरिंग का, तो हमें उस जो इमोशन है या फिर तो वो जो एक ट्रॉमा है, वो एक जो स्ट्रेस है उसे हमें दूर करना होगा, राइट। वो जो स्ट्रेस है वो हमारी मेडिसिन के पाथ के बीच में आ सकता है, राइट, बिकॉज कि अगर किसी का मेंटल प्लेन जो है वो ठीक नहीं है, राइट, उसका जो इमोशंस है, उसका जो ट्रॉमा है वो वहाँ पर प्रेजेंट है, तो वो हमारी मेडिसिन को एक्ट करने नहीं देगा, बिकॉज कि हमारी जो मेडिसिन है वो डायनामिक है, राइट, और हमारी मेडिसिन को कहाँ पर एक्ट करना है, सो हमारी मेडिसिन को एक्ट करना है डायनामिकली ऑन द वाइटल फोर्स, राइट। सो वाइटल फोर्स के ऊपर जो हमारा सारा मेंटल प्लेन है वो भी इफेक्ट करता है, राइट। सो इस तरीके से एक साइकियाट्रिक ट्रॉमा या फिर तो इमोशन जो है वो भी एक ऑब्स्टिकल बन सकता है इन द पाथ ऑफ क्योर, राइट। सो दोज थिंग्स आर नॉट पैथोलॉजिकल और मैकेनिकल, राइट। जो हमने आगे पैथोलॉजिकल देखा विच इज़ सर्जिकल डिजीज़ हो गई सारी या फिर तो कार्सिनोमास हो गए सारे, राइट। देन मैकेनिकल चीज़ हो गई, हमने फोरेजियन बॉडीज़ देखी, राइट। लेकिन ये जो फिजिकल साइकियाट्रिक ट्रॉमा है, राइट, या फिर तो इमोशंस हैं, स्ट्रेस है, वो सारी चीज़ें पैथोलॉजिकल नहीं है, उनसे कोई पैथोलॉजिकल चेंजेस नहीं होने वाले इन द अर्ली स्टेज, राइट। बट वो कोई मैकेनिकल चीज़ भी नहीं है जिसे कि हम निकाल सके, जिसे कि हम देख सके और उसे हम निकाल सके, तो उस चीज़ को बॉडी से निकाल सके तो वो ऑब्स्टिकल नहीं बनेगा, राइट। वो कोई ऐसी चीज़ें नहीं है दैट वी कांट सी और रिकॉग्नाइज देयर एक्शन ऑन द बॉडी, राइट। नाउ अब क्या होगा, बट दे आर हाईली डिस्ट्रक्टिव, राइट। मैंने बोला अर्ली स्टेज के अंदर उनसे कोई पैथोलॉजिकल चेंजेस नहीं होंगे, लेकिन अगर लेटर स्टेज के अंदर अगर कोई पर्सन है जो सफ़र कर रहा है साइकियाट्रिक ट्रॉमा से, तो उसको अगर हमने कंसल्ट नहीं किया तो कुछ टाइम के बाद वो चीज़ उसके 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 अंदर पैथोलॉजिकल चेंजेस करना शुरू कर देगी, वो हाईली डिस्ट्रक्टिव होती है, लाइक साइलेंटली वो पेशेंट की बॉडी को डिस्ट्रक्ट करना शुरू कर देगी, राइट। एंड इवन ड्यूरिंग केस टेकिंग sometimes it's very difficult to know the exact mental plane or the emotion or trauma to the patient, right। जो पेशेंट है उसका हम डायरेक्टली मेंटल प्लेन नहीं पता कर पाएंगे, बिकॉज कि जो पेशेंट है आइदर उसे कोई फिजिकल ट्रॉमा है या फिर तो नहीं है, लेकिन जो पेशेंट है वो पहली बार आपके पास आएगा तो वो अपना जो मेंटल प्लेन है वो आपको नहीं बता पाएगा, राइट। वो बताएगा भी नहीं और आप उसको पहली ही बार में आप उससे ये सारी चीज़ें निकलवा भी नहीं सकते, राइट, बिकॉज इट इज़ अ मेंटल प्लेन, राइट। जैसे कि हमने आगे कहा कि वो हमें दिखता भी नहीं है, उसका एक्शन भी हम रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते, लेकिन कुछ टाइम के बाद
एज अ होम्योपैथिक फिजिशियन हमें पेशेंट के पास से निकलवानी है ये सारी चीज़ें, राइट। सो इस तरीके से कुछ केस टेकिंग के अंदर भी हम पेशेंट का जो मेंटल पेन है वो नहीं पता कर पाते, और हम ऐसे ही मेडिसिन दे देते हैं तो वो फिर एक ऑब्स्टिकल बन जाएगा इन द पाथ ऑफ क्योर, राइट। बट इफ वी कांट रिकॉग्नाइज और क्योर दैट साइकियाट्रिक ट्रॉमा, they become obstacle in the path of cure, right? Now, fifth one, which is over or unnecessary medication, right? अब medication from homeopathy as well as from any pathies, right? और कोई भी पैथी भी नहीं, लेकिन आजकल के ज़माने में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि कॉस्मेटिक्स का यूज़ करते हैं, राइट। वो भी एक मेडिकेशन हो गया। प्लस कुछ लोग होते हैं जो वेट लॉस के लिए या फिर तो कोई भी ऐसे हेल्दी लाइफ के लिए कुछ ऐसे मेडिकेशंस लेना शुरू कर देते हैं, राइट। लाइक कि कुछ ऐसी आपने एडवर्टाइजमेंट भी देखी होगी कि हेल्दी लाइफ अगर आपको करनी है तो आपको इस पर्टिकुलर चीज़ के सप्लीमेंट्स लेने होंगे। सो उन लोगों को पता नहीं होता कि वो सारे सप्लीमेंट्स आपको कब लेने हैं, कैसे लेने हैं, आपको ज़रूरत है भी या नहीं उस चीज़ की, राइट। सो इस तरीके से अननेसेसरी और ओवर यूज़ कर लेते हैं बहुत सारे लोग इन सारी चीज़ों का, राइट, इन सारी मेडिकेशंस का, राइट। सो उस वजह से भी जो हमारी मेडिसिन है वो डिफ्लेक्ट हो जाती है, वो अपने पाथ से भटक जाती है, राइट। सो मैनी कॉस्मेटिक्स कंटेन सच सब्सटेंसेस दैट सप्रेस प्रिस्पिरेशन और इरप्शन एंड अनदर थिंग्स, राइट। सो बहुत सारी ऐसी कॉस्मेटिक्स हैं, बहुत सारी ऐसी मेडिसिन हैं, बहुत सारी ऐसी सप्लीमेंट्स हैं, कुछ ऐसे जिनकी जो लोग डे टू डे लाइफ में लेते हैं और वो उनके प्रस्पिरेशन को सप्रेस कर देती है, इरप्शंस को सप्रेस कर देती है, और उनके जो स्किन लीजन्स होते हैं उन्हें सप्रेस कर देती है। सो इन द सेंस कि जो वाइटल फोर्स है वो उसकी सफरिंग को बाहर निकाल रहा था एज अ इरप्शंस, या फिर तो वो दिखाने की कोशिश कर रहा था हमें कि मुझे कुछ सफरिंग्स हैं, राइट, और लोग उसी चीज़ को सप्रेस कर देते हैं, राइट। सो उसकी वजह से भी हमें जो पूरा पिक्चर है वो नहीं दिख पाता, राइट, पेशेंट का, और उसकी वजह से भी जो ऑब्स्टिकल्स हैं वो बन जाते हैं, राइट। सो बिकॉज ऑफ देयर separative nature they become obstacle in the cure, and even suppression of the eruption and other skin diseases कैन बिकम फेटल, राइट। जो कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे केसेस हैं या फिर तो बहुत सारी ऐसी थियोरीज हैं जिनके अंदर कि स्किन डिजीज़ को या फिर तो स्किन लीजन्स को सप्रेस करने की वजह से वो फेटल हो जाती है। वो जो हमारे जो मेन ऑर्गन्स हैं, वाइटल ऑर्गन्स हैं, उनके ऊपर फिर उसका इफेक्ट आ जाता है, राइट। सो नाउ मूविंग ऑन टू सेकेंड वन, विच इज़ अ प्रॉब्लम इन द डाइट, राइट। सो डाइट के अंदर भी प्रॉब्लम होती है, जैसे मैंने आपको आगे कहा कि कुछ लोग वेट लॉस के लिए, हेल्दी लाइफ के लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें ले लेते हैं। प्लस डाइट के लिए अगर पर्टिकुलरली हम बात करें तो कुछ लोगों की डाइट ठीक नहीं होती, राइट। कुछ लोग सिर्फ फैट, अगर उन्हें कोई बोल देता है कि आपके अंदर फैट कम है तो वो फैट ज़्यादा लेना शुरू कर देते हैं। अगर कोई बोलता है कि तुम्हारे अंदर मसल्स वीक हैं तो फिर वो अपने ही तरीके से प्रोटीन ज़्यादा लेना शुरू कर देते हैं, राइट। सो इस तरीके से प्रॉब्लम इन द डाइट वो भी एक बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल बन जाता है इन द पाथ ऑफ क्योर। So nowadays many people taking medication or other herbs for the sake of weight loss or to control their diet, right? But because of the lack of knowledge, they harm their body, right, by taking such kind of chemicals, right. And in that type of cases, we have to advise patient to make their diet correct as well as indicate the remedy, राइट। सो अब हमें पहली चीज़ क्या करनी है, जो ये ऑब्स्टिकल बन चुका है जो कि डाइट, राइट, इस पर्टिकुलर केस के अंदर जो डाइट है वो ऑब्स्टिकल बन गया इन द पाथ ऑफ क्योर। तो हमें क्या करना होगा, इस डाइट को पहले ठीक करना होगा, प्लस हमें उसके साथ ही जो पेशेंट सफरिंग लेकर आया है उसके लिए हमें उसे मेडिसिन देनी होगी, राइट। So for example, if the person suffers from the malnutrition, right, it can be normal ओनली इफ़ द पेशेंट कोऑपरेट, राइट। अगर वो हमारे साथ कोऑपरेट करेगा, अगर हम उसे जो डाइट बोलेंगे वो उसे फॉलो करेगा, हम उसे मेडिसिन देंगे, वो उस चीज़ को वो फॉलो करेगा, तब जाकर ही उसका माल न्यूट्रिशन ठीक हो सकता है, राइट।
नाउ लास्ट वन विच इज़ अ फिजिकल एक्सरसाइज, राइट। जो पेशेंट साइड का था ऑब्स्टिकल्स, उसके अंदर लास्ट वन है विच इज़ अ फिजिकल एक्सरसाइज। अब लेक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज हो सकता है, या फिर तो कुछ ऐसी पैथोलॉजीज क्रिएट हो चुकी हैं पेशेंट के बॉडी के अंदर, जिसकी वजह से वो फिजिकल एक्सरसाइज नहीं कर सकता। फिजिकल एक्सरसाइज का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि आप जिम में जाकर एक्सरसाइज करो, लेकिन जो डे टू डे लाइफ के अंदर एक पर्सन को, एक हेल्दी पर्सन को जितना काम करना चाहिए वो चीज़ वो नहीं कर पा रहा है, दैट पर्टिकुलर थिंग इज़ अ फिजिकल एक्सरसाइज, राइट। It also make role in the obstacle of cure, right. It seen in some chronic diseases, right. chronic disease है, बहुत टाइम से जो पेशेंट है वो सफ़र कर रहा है, फॉर एग्जांपल वेरिकोज वेन, राइट। वो बहुत टाइम से सफ़र कर रहा है, एक टाइम ऐसा आएगा जब उससे वो चल नहीं पाएगा, राइट। सो वेर where the patient can't exercise because of the pathological condition, but the patient can't recognize that particular pathological condition, right. Okay, now second one था हमारे पास which is from the physician side, right. physician side के अंदर से अब आपको पहले पहले हमने देखा जो कि था पेशेंट साइड। सो वो पेशेंट की पूरी बॉडी हो गई, उसकी कुछ हैबिट्स हो गई, राइट। सो वो सारी चीज़ें हो गई हमारी पेशेंट के साइड से। अब फिजिशियन के साइड आपको बस इतना ध्यान रखना है कि फिजिशियन काम क्या करता है, फिजिशियन का रोल क्या है इन द क्योर, राइट। सो फिजिशियन का रोल पहली चीज़ होती है कि हम पेशेंट को ऑब्जर्व करते हैं। सेकेंड थिंग होता है कि हमें एक मेडिसिन तक पहुंचना है, एक मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करना है, राइट। सो वो चीज़ हो गई। देन जो फिजिशियन है उसे सारी चीज़ें को कलेक्ट करना है, राइट। उसे एनालाइज करना है, उसे केस टेकिंग करनी है, राइट। सो अगर उन सारी चीज़ों के अंदर कोई प्रॉब्लम आती है तो वो एक ऑब्स्टिकल बन जाएगा, राइट। सो फर्स्ट वन विच इज़ अ सिलेक्शन ऑफ सिमिलिमम अलोन इज़ नॉट सफिशियंट, राइट। सिर्फ आप सिमिलिमम को सिलेक्ट कर लो, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ नहीं है, लेकिन उसके साथ हमें क्या क्या चीज़ें देनी होती है, राइट। एक प्रिस्क्रिप्शन के अंदर अगर आप देखोगे तो उसके अंदर 3-4 चीज़ें होती है। फर्स्ट थिंग मेडिसिन का नाम होता है, सेकेंड थिंग हमारे पास होती है पोटेंसीज, थर्ड थिंग हम लिखते हैं फॉलोअप। अगर फॉलोअप के अंदर भी हमें ये ध्यान रखना है कि हमें उस चीज़ को, उस मेडिसिन को रिपीट करना है, नहीं करना है, कितनी पोटेंसी में रिपीट करना है, राइट। सो इन सारी चीज़ों के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वो ऑब्स्टिकल बन जाता है, राइट। सो वी हैव टू सेलेक्ट a proper potency at a time of the prescription, right, and then the रिपीटेशन ऑफ द मेडिसिन, राइट। हमें वो भी डिसाइड करना है कि हमें मेडिसिन कब रिपीट करनी है भी या नहीं करनी। देन सेकेंड प्रिस्क्रिप्शन, राइट, जो मैंने आगे आपको फॉलोअप वाली बात कही कि सेकेंड प्रिस्क्रिप्शन भी हमें करना है, नहीं करना है, कैसे करना है, राइट। सो इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट इन द केस ऑफ सब एक्यूट और क्रॉनिक केसेस, राइट। ओके, नाउ सेकेंड वन विच इज़ अ प्रेजुडाइज, राइट। प्रेजुडाइजनेस एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है इन द होम्योपैथी, सॉरी अनप्रेजुडाइजनेस बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है इन द होम्योपैथी, राइट। सो इन सारी चीज़ों के बारे में तो आपको फोर्थ जो एफोरिज्म है वहाँ पर से अनप्रेजुडाइजनेस पता होगा, राइट। सो अगर कोई फिजिशियन है वो प्रेजुडाइज रहता है, उसका माइंड जो है वो प्रेजुडाइज है द टाइम ऑफ केस टेकिंग, राइट। तो वो अपने ही तरीके से सोचता रहेगा कि हाँ मुझे इस पेशेंट को एकोनाइट देनी है, तो वो लास्ट में एकोनाइट ही प्रिस्क्राइब करेगा। लेकिन रियलिटी ये है कि उस पेशेंट को एकोनाइट नहीं चाहिए, उसे अपनी सफरिंग के सिमिलर चीज़ चाहिए, राइट। तो वो चीज़ फिर पूरा जो क्योर होगा उसके पाथ के अंदर ऑब्स्टिकल बन जाएगी, राइट। So at the time of case taking or the selecting remedy, physician should be unprejudiced, right? Then if the physician is prejudiced, then he can't understand the whole picture of disease, right? And he can't understand the exact cause of the disease, right? अगर उसे पेशेंट का या फिर तो जो डिजीज़ है उसका पिक्चर समझ में नहीं आया, then how he can understand the cause of the disease, right?
सो अगर मैंने जैसे आपको आगे कहा कि अगर फिजिशियन एक माइंड सेट करके बैठा है कि मुझे इसे इकोनाइट देनी है, तो वो जो डिज़ीज़ का पिक्चर है उसे सही से समझ नहीं पाएगा। वो इकोनाइट के अकॉर्डिंग ही उस डिज़ीज़ को समझने की कोशिश करेगा, राइट। सो वो समझने की कोशिश करेगा कि उसका जो कॉज है वो डेफिनेटली फियर और फ्राइट होना ही चाहिए, राइट। लेकिन वो नहीं नहीं होगा, राइट, क्योंकि हर एक केस के अंदर हम जैसा सोचेंगे वैसा होना ज़रूरी नहीं है, राइट। सो इस तरीके से वो उसका कॉज भी नहीं समझ पाएगा। एंड लास्टली ऑल दोज थिंग्स इफेक्ट ऑन द सिलेक्शन ऑफ रेमेडी, राइट। सो लास्टली वही चीज़ होगी कि पेशेंट जो है वो एकोनाइट प्रिस्क्राइब कर देगा, लेकिन उसे प्रिस्क्राइब करनी थी और कोई भी मेडिसिन, राइट, जो कि सिमिलर होगी पेशेंट के सफरिंग से। सो अब यहाँ पर आप बोलोगे कि ये पूरा क्योर ही यहाँ पर नहीं होगा, राइट। लेकिन जो पेशेंट है उसने फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन के अंदर हमने उसे एकोनाइट दी, जो फिजिशियन है उसने उसे एकोनाइट दी, लेकिन वो उस चीज़ के सिमिलिमम नहीं है, राइट। लेकिन वो जो पेशेंट है वो बाद में हमारे पास आएगा, राइट, सेम सफरिंग लेकर। अगर उस वक्त पर फिजिशियन ने अच्छे से उसे एग्ज़ामिन किया, अच्छे से उसकी केस टेकिंग की, उसके बाद उसे मेडिसिन दी, राइट, तो तब जाकर वो क्योर होगा। लेकिन जो फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन था उस वक्त इन द पाथ ऑफ क्योर वो जो मेडिसिन है, वो जो ये जो प्रिजुडाइजनेस थी फिजिशियन की, वो ऑब्स्टिकल बन जाती है, राइट। आई होप कि आप अच्छे से समझ पा रहे हो मेरी बात को। देन दैट रेमेडी बिकम ऑब्स्टिकल इन द क्योर, राइट। Okay, now the last one, which is prescribing sold on the basis of keynotes. अब की नोट्स के बेसिस के ऊपर अगर हम किसी क्रॉनिक डिजीज़ को या फिर तो किसी कॉन्स्टिट्यूशनल डिजीज़ को, किसी मैथमेटिक डिजीज़ को हम क्योर करने की कोशिश करेंगे, तो डेफिनेटली वो चीज़ एक ऑब्स्टिकल बन जाएगी इन द पाथ ऑफ क्योर, राइट। सो सेम चीज़ है कि अगर फिजिशियन जो है वो प्रेजुडाइज रहेगा, तो वो अपनी जो मेडिसिन अपना जो मेडिसिन है उसे ही ऑब्स्टिकल बना देगा। सेम चीज़ अगर फिजिशियन जो है वो की नोट के बेसिस के ऊपर प्रिस्क्रिप्शन देगा, तो वो चीज़ फिर ऑब्स्टिकल बन जाएगी, राइट। सो समटाइम फिजिशियंस जजमेंट इज बेस्ड ऑन द पेशेंट्स फेवरेट सिम्टम्स, राइट। जो पेशेंट बार बार बोल रहा है, जो पेशेंट का फेवरेट सिम्टम है, राइट, सो उसी के ऊपर फिजिशियन का ध्यान जाता है और उसी चीज़ को जज करके फिजिशियन प्रिस्क्रिप्शन बनाता है। एंड दैट सिम्टम्स विच पेशेंट्स रिपीट मैनी टाइम, राइट, एंड पेशेंट थिंक्स दैट those symptoms are only that occurs in his body, right, but the physician should be asking questions related to other things so patient can give more accurate symptoms, right। so उसकी वजह से हम अगर हमारे पास ज़्यादा सिम्टम्स होंगे तो हम उस चीज़ को ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे और हम उसके लिए सिर्फ की नोट से नहीं लेकिन दूसरी भी सारे तरीके से प्रिस्क्राइब कर सकेंगे, राइट। नाउ द लास्ट वन एंड द थर्ड वन विच इज़ फ्रॉम द रेमेडी साइड और फ्रॉम द मेडिसिनल साइड, जो कि मैंने आपको आगे भी समझाया कि अगर मेडिसिन हमारे पास है, सो पहले हमने क्या देखा कि पेशेंट के साइड से क्या होगा। सो पेशेंट एज अ होल हमने देखा, उसकी आदतें देखी, उसका अगर मैकेनिकल कुछ चीज़ है, पैथोलॉजिकल कुछ चीज़ है, वो सारी चीज़ें देखी। सेकेंड थिंग हमने फिजिशियन की बात की, तो फिजिशियन का काम क्या होता है, मेडिसिन प्रिस्क्राइब करना, राइट। सो उसके अंदर अगर कोई डिफ़िकल्टी आती है, उसके अंदर कोई गलत चीज़ हो जाती है, तो वो ऑब्स्टिकल बन जाएगा। लास्ट वन है हमारे पास रेमेडी साइड, तो रेमेडी सेल्फ क्यों ऑब्स्टिकल बनेगी, बिकॉज कि अगर उसकी ड्रग प्रूविंग अच्छे से नहीं है हुई है या फिर तो हमारे पास जेन्युइन मेडिसिन नहीं है, राइट। सो फर्स्ट वन है हमारे पास लैक ऑफ जेन्युइन मेडिसिन, राइट। अब द फर्स्ट प्रॉब्लम अकर्स इन द क्योर इज लैक ऑफ नॉलेज एंड लैक ऑफ सोर्सेज ऑफ मेडिसिन, राइट। हमारे पास जो सोर्सेज ऑफ मेडिसिन है वो कम है, राइट। एंड फिजिशियन वर्क इज ओनली टू प्रिस्क्राइब अ सिमिलिमम रेमेडी एंड सेलेक्ट अ potency, but it's a pharmacist's responsibility to prepare a remedy exactly that told about the फिजिशियन, राइट। सो जो फिजिशियन है उसका काम कहाँ तक था,
मेडिसिन को सिलेक्ट करना और उसे प्रॉपर पोटेंसी में लिखकर प्रिस्क्राइब करके देना, लेकिन उसे बनाना एक फार्मासिस्ट की जिम्मेदारी होती है, राइट। सो अगर वो चीज़ के अंदर भी कुछ गलती हो जाती है तो वो ऑब्स्टिकल बन जाता है, राइट। सेकेंड वन विच इज़ अ पुअर ड्रग प्रूविंग। सो अगर ड्रग प्रूविंग ठीक से नहीं होगी तो ऑफकोर्स हमारे पास जो एग्जैक्ट सिम्टम है उस पर्टिकुलर सब्सटेंस के वो हमारे पास नहीं होंगे। सो हमारे पास लैक ऑफ नॉलेज हो जाएगा और हम उस चीज़ को अच्छे से नहीं समझ पाएंगे, और उस चीज़ को अगर हमने प्रिस्क्राइब कर दिया तो वो ऑब्स्टिकल बन जाएगा इन द पाथ ऑफ क्योर, right? So it also make problem when the drug is not properly proved, right? If the drug proving is not under control, when it make trouble and when it prescribe to the patient, right? सो ये सारी चीज़ें यहाँ पर ख़त्म होती हैं। आई होप कि आपको जो सारे पॉइंट्स हमने देखे वो अच्छे से समझ में आए होंगे, राइट। और अगर आपको कोई क्वेश्चन रहता है देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, एंड ऑल्सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड ऑल्सो इफ़ यू वांट any video on the specific topic you can tell me in the comment section, as well as you can DM me on my IG account. Link is in the description box. Thank you so much for watching.